हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहन कुमार हुआ और आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और हम लोग इंग्लिश को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, शुरुआती बिंदु से। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने। और शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह समझ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। तो हम शुरुआत करते हैं। लिखा गया आपका कि द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हार्ट्स फीलिंग इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। देखिए, अगर हम बात करते हैं भाषा का, भाषा क्या होता है? हम कुछ भी अपने दिल में, अपने मन में रखते हैं, हमको किसी को बताना होता है, तो हम उसे कैसे व्यक्त करेंगे? तो हम जिस भी विधि से हम अपने दिल की बातों को, हम मेरे मन में क्या चल रहा है, अगर हम उसको किसी तरह से हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो जिस मीडियम से, मेरा जो भी विधि होता है, अगर हम उस मीडियम से हम व्यक्त करते हैं तो वही हमारा मीडियम क्या कहलाता है? हमारा वो लैंग्वेज कहलाता है। तो परिभाषा अगर हम बोलेंगे, क्या देना चाहेंगे? द मीडियम ऑफ वंस एक्सप्रेशन ऑफ हर्ट्स फीलिंग इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। दिल की भावनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। हम जो भी किसी से बोलना चाहे, हम जिस विधि से भी हम अपने दिल की बातों को किसी के सामने हम रखें, वही हमारा क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। आगे हम लिखे हैं कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। इंग्लिश हमारा होता क्या है? इंग्लिश हमारा विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। हम जानते हैं कि जब हम घरेलू शब्दों को, वाक्यों का प्रयोग क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग बोलचाल की भाषा में, अपने भाषा में कभी हिंदी को सेट कर दिया करते हैं, कभी हम हिंदी वाले भाषा में ग्रामीण लैंग्वेज का यूज़ कर दिया करते हैं, हम लोग कुछ घरेलू भाषा बोल दिया करते हैं। तो उसी प्रकार हम इंग्लिश का बात करेंगे तो इंग्लिश भी हमारा कोई एक भाषा नहीं है। हम इंग्लिश में बहुत सारी भाषाएं मिली होती है, इसलिए लिखा गया है द इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। इंग्लिश बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण होता है। आगे बताया गया है ग्रामर। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि हर भाषा को सीखने के लिए कुछ ना कुछ हमारा नियम कायदा कानून होता है। हम मैथ पढ़े, हम साइंस पढ़े, तो सबका कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट हुआ करता है। तो अगर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर, तो ग्रामर के बारे में लिखा गया है क्या चीज़? कि ग्रामर इज ए सब्जेक्ट बाय विच वी लर्न रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। ग्रामर है क्या? कहते हैं वह माध्यम, वह हमारा जरिया, वह कायदा या कानून जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कहने का मतलब वह विधि जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि व्याकरण, इफ इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलेस्ट यूनिट वी गेट इज कॉल्ड अल्फाबेट। कहते हैं कि अगर इंग्लिश को छोटे से छोटे भागों में विभक्त किया जाए, कहने का मतलब कि अगर हम ऐसे जानते हैं कि हम लोग समय का सबसे बड़ा क्या होता है? अगर हम बात करें तो घंटा होता है। घंटा से हमारा छोटा क्या होता है? मिनट होता है। मिनट छोटा हमारा क्या होता है? सेकंड होता है। इस प्रकार समय को नापने की हमारी एक यूनिट होती है, इकाई होती है। उसी प्रकार अगर हम इंग्लिश को सबसे छोटे भागों में बांटते जाएं, तो हमारे पास जो सबसे छोटी इकाई आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। तो लिखा गया है कि इफ इंग्लिश इज डिवाइडेड into the smallest unit we get is called alphabet। अगर इंग्लिश को छोटे से छोटे भागों में विभक्त किया जाए, जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे अल्फाबेट कहते हैं। इस प्रकार घंटा को हम लोग क्या करते हैं? छोटा करते हैं, और तुम्हारा मिनट होता है, और मिनट को छोटा करते हैं तो क्या होता है? सेकंड होता है। उसी प्रकार इंग्लिश में जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। और सभी लोगों को पता होगा कि हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट का, तो अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं कितने हैं?
अल्फाबेट हमारे होते हैं 26 और इसे हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक को हम लोग बोलते हैं वॉवेल, एक को हम कहते हैं वॉवेल और एक को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल हमारे कितने होते हैं? वॉवेल हमारे होते हैं 5 और जबकि कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 21। तो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई हमारा हो गया और अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं वॉवेल, एक को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल हमारा होती है 5, A-E-I-O-U इज नॉन एज वॉवेल एंड एक्सेप्ट वॉवेल ऑल आर द कॉन्सोनेंट। A-E-I-O-U को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे अल्फाबेट बचते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। इसमें हमारा हो गया A-E-I-O-U को छोड़ दीजिए, B-C-D-E को फिर F उसे करते करते Z तक। तो हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया अल्फाबेट। अब हम अगर जैसे सेकेंड से हम ऊपर चले तो हमारा क्या आता है? मिनट। ऊपर चले फिर तो हमारा आता है घंटा। उसी प्रकार अगर हम अल्फाबेट से ऊपर जाए तो हमारा क्या आता है? हमारा आता है वर्ड। देखिए अगर हम वर्ड के बारे में बात करें, वर्ड क्या होता है? तो कहते हैं ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a sense। देखिए अगर हम बात करें शब्द का तो शब्द का होता क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो कि हमारा ग्रुप होना चाहिए लेटर का। लेटर क्या हो गया हमारे? A-E-I-Z तक। तो अगर हम इसका बात करें एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, अगर हम बोले E-N-P, ये हमारा 3 वर्ड लेटर आ रहा है, एक E, एक N, एक P। लेकिन क्या ये 3 वर्ड मिलकर हमारा कोई मीनिंग क्रिएट कर पा रहा है? नहीं। इसे हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे, ये हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स आ रहा है, इसमें हमारे 3 लेटर आ रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप होने के बावजूद भी ये कोई शब्द नहीं है। तो शब्द क्या होता है? कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज ए सेंस। इसका कोई न कोई कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो अगर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा P-E-N। पेन हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया वर्ड। तो वर्ड हमारा हो गया ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए सेंस। हिंदी लिखने की जरूरत है तो हम लिख दिया करेंगे। आप आगे हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा। अगर आप लोग को हिंदी भी चाहते हैं तो मैं हिंदी भी साथ में लिखता हुआ चलूंगा। इसको आप हिंदी आप कर सकते हैं कि ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, या फिर 2 और मोर देन 2 लेटर्स व्हेन जॉइंस एंड हैज ए सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। या 2 या 2 से ज्यादा लेटर बनकर या जुड़कर हमारा कोई शब्द का अर्थ क्रिएट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वर्ड कहते हैं शब्द। तो जिस प्रकार हम सेकेंड से ऊपर गए तो हमारे पास आया मिनट, मिनट से ऊपर गए तो हमारे पास क्या आएगा? घंटा आएगा। तो उसी प्रकार अगर हम अल्फाबेट से ऊपर गए तो हमारे पास आया वोवेल। हाँ, वो वोवेल से ऊपर हम गए तो क्या कहते हैं? अल्फाबेट से ऊपर गए तो हमारा आया वर्ड। वर्ड से अगर हम और ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा क्या आएगा? सेंटेंस आएगा। तो अगर हम बात करें सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या होता है सभी लोग को पता ही होगा आप लोगों को। अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस का अगर हम परिभाषा देना चाहेंगे तो हम क्या दे सकते हैं? सेंटेंस का परिभाषा हम आपको दे सकते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सेंस। कि हम ये कहते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which had some sense, या फिर which had a sense। देखिए हम यहाँ पर लिखे थे वर्ड के बारे में, लिखे थे ग्रुप ऑफ लेटर्स की सब लेटर मतलब अक्षरों का समूह। अभी हम लिख रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। अगर हम बात करेंगे अब सेंटेंस का, तो सेंटेंस हमारा क्या होता है? सेंटेंस कहते हैं ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले था हमारा लेटर, ग्रुप्स ऑफ लेटर, अब हमारा ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यानी कि वाक्य हमारा क्या होता है? शब्दों का ग्रुप होता है जिसका कुछ ना कुछ क्या हो?
हमारा अर्थ हो। पहले था हमारा कि अक्षरों का समूह हो लेकिन कुछ ना कुछ अर्थ हो। उसी प्रकार अगर हम वाक्य की बात करेंगे तो वाक्य में क्या होगा, जाहिर सी बात है 2 से ज़्यादा या फिर 3 से ज़्यादा हमारा कुछ ना कुछ वर्ड होगा, लेकिन वर्ड होने के साथ साथ उसका कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करेंगे, ऐसे बोलते हैं हम इज ही गुड ए बॉय, इसका सेंस कंप्लीट नहीं आ पा रहा। ये हमारा क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है। इसमें अगर हम 5 क्लिक कर रहे हैं लेकिन इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं आ पा रहा है, तो इसे अगर हम इसको कंप्लीट मीनिंग देना चाहेंगे जिसको हम रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे ही इज अ गुड बॉय। तो अगर हम इसको हम करेक्ट करते हैं तो आता है ही इज ए गुड बॉय। इसी प्रकार हमारे पास जो वाक्य होते हैं, वाक्य बहुत सारा हमारा शब्द होता है और हमारे बहुत सारे शब्द होने के साथ साथ उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। तो परिभाषा के तौर पर आपके पास 2 आया, एक हमारा आया वर्ड, एक हमारा आया सेंटेंस। हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, सभी लोग को पता है, फिर भी हम लोग बेसिक से बताते हैं कि कहीं ना कहीं जिनको नहीं पता है, जिनको इनके बारे में कंप्लीट पता ना हो, इनके बारे में कंप्लीट पता ना हो, वो कम से कम देखे और समझ सके। अगर आप लोग को कमेंट कीजिएगा कि हमें ज़्यादा एग्जांपल चाहिए तो मैं और एक ज़्यादा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे अगर हम देखिए एक एग्जांपल ऊपर बोले, गौर कीजिएगा। अगर हम ये बोल रहे हैं इज ए ग्रेट कंट्री इंडिया, अगर मैं आपको ये वर्ड लिख के दिया हूं इज ए ग्रेट कंट्री इंडिया, ये वर्ड हमारा एक उल्टा पुल्टा है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे, इसमें कितने वर्ड हमारे आ गए, 5 वर्ड आ गए, लेकिन 5 वर्ड आने के बावजूद क्या इसका कोई खास मीनिंग आ पा रहा, नहीं आ रहा। तो इससे हम लोग कभी भी सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस का मतलब ही हुआ ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होना चाहिए, विच हैज ए सेंस, जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ हमारा अर्थ हो, लेकिन इसका कुछ भी अर्थ नहीं हो रहा है, इसे हम लोग नहीं कहेंगे सेंटेंस। और इसको हम सीधा करेंगे तो हम कर सकते हैं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत हमारा क्या है, एक महान देश है। तो अगर हम इसको हम लिखे हैं इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, अब ये क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, हमारे 5 वर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन क्या इसका कुछ ना कुछ सेंस है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, सेंटेंस बोल देंगे। तो पहला हमारा हो गया अल्फाबेट, फिर हमारा आ गया वर्ड, फिर हमारा आ गया सेंटेंस। अब हल्का सा और आगे चलते हैं। अब देखिए अगर हमारा सेंटेंस है तो सेंटेंस में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमारा भाग होता है। अभी देखिए इंडिया लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ग्रेट है, कंट्री है, तो हमारे सेंटेंस में क्या होते हैं, बहुत सारा पार्ट होता है। तो अगर हम बेसिकली बात करें कि सेंटेंस का, तो सेंटेंस का मुख्यतः हमारा 3 भाग हुआ करता है। एक को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, एक को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और एक को हम बोलते हैं वर्ब। तो अगर हम आगे बताना चाहेंगे तो आगे मैं बता देता हूं। देखिए ए सेंटेंस हैज 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट, सेकेंड हम कह सकते हैं वर्ब, और थर्ड हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। कि किसी भी वाक्य का बेसिकली 3 भाग हुआ करता है। एक को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट, एक को हम बोलेंगे वर्ब, एक को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। इनके सही एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल को गौर कीजिएगा। इंडिया इज ए गुड कंट्री, आगे हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे माई मॉम कुक्स फूड। तो अगर हम ये बोल रहे हैं माई मॉम कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है, तो इसमें देखिए अगर हम बोले कि ए सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स, कि हमारा किसी भी वाक्य का क्या होता है,
मुख्य 3 भाग होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं द डूअर ऑफ एन एक्शन, कि किसी भी काम को करने वाला। ये हमारा क्या रहा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, समझे ना। एक होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कि किस पे काम हो रहा, समझे ना, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। एक होता है कि हमारा काम क्या हो रहा, इसे हम लोग कहते हैं वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस का बेसिकली हमारा 3 भाग आता है। एक को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, एक को हम बोलते हैं वर्ब, और थर्ड को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम एक एक करके समझते हैं कि ये है सबका सब क्या। अगर हम बात करें सब्जेक्ट, आप सभी लोगों को अगर उचित लगे, अगर आप लोग इसको जरूर समझे तो आप लोग इसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर हम सब्जेक्ट के बारे में बोल देंगे तो बोल देंगे द पर्सन और the thing, the person or the thing whom we speak about. The person or the thing whom we speak about, जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसको अगर हम एक और डिफिनेशन देना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं द डूअर ऑफ एन एक्शन, DOER, डूअर ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी काम को करने वाला। ऐसे में एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं मेरी माँ खाना पकाती है, तो काम हो रहा खाना पकाना, लेकिन पकाने वाली है कौन, तो ये लिखा हुआ माई मॉम। तो माई मॉम क्या हो गया, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन का, तो डेफिनेशन हमारा क्या हो गया, द पर्सन और द थिंग whom we speak about, जिस व्यक्ति के बारे में या फिर जिस वस्तु के बारे में हम चर्चा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वाक्य में हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। सेम एग्जाम्पल, इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, माई मॉम। आगे हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं द रूम was very small. इस वाक्य में अगर हम बात करें वाक्य में कि द रूम वॉज वेरी स्मॉल, रूम बहुत छोटा था। इस हम वाक्य में किनके बारे में बात कर रहे हैं, रूम के बारे में। इस वाक्य में आपका जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, रूम। हमारा धातु बेसिकली होता है एडजेक्टिव, जैसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। तो चर्चा बेसिकली किसका कर रहे हैं हम, रूम का। रूम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर हम बोल रहे हैं आई एम हैप्पी नाउ, इस वाक्य में हम किनके बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं। तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये अलग बात है कि हमारा है प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो आपका डिफिनेशन लिखा गया है द पर्सन और द थिंग whom we speak about, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में हम चर्चा करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। एक हमारा कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं किनका, सब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसको थोड़ा सा लिखिएगा। देखिए वर्ब के बारे में अगर हम लिखें तो हम इसको अच्छा से कर सकते हैं। तो देखिएगा, कहते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज अ वर्ड, कहा गया है that and conveys an action, that conveys an action। कहते हैं वर्ब हमारा वह शब्द होता है जो क्या करता है, किसी भी क्रिया को सूचित करता है। कि अगर हम एग्जाम्पल सेम है आपका, द वर्ब इज ए वर्ड दैट कन्वेज एन एक्शन। वर्ब हमारा वह शब्द होता है, वर्ब हमारा वह शब्द होता है जो किसी भी क्रिया को क्या करता है, सूचित करता है। एग्जाम्पल सेम, अगर हम बोल रहे हैं माई मॉम कुक्स फूड, इस वाक्य में माँ कर क्या रही है, इस वाक्य में अगर हम बात करें माँ, तो माँ कर क्या रही है, तो माँ क्या कर रही है, पकाती है। ये जो हमारा वर्ड आ गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब आ गया। द वर्ब इज ए वर्ड दैट कन्वेज एन एक्शन।
इसका अगर हम एक और डिफिनेशन देना चाहेंगे तो हम इसका डेफिनेशन और क्या दे सकते हैं, इसका हम डेफिनेशन दे सकते हैं। इनको समझिएगा, कह रहा है क्या चीज, एग्जाम्पल समझिएगा। ए वर्ब इज ए वर्ड that conveys a state of being। समझिएगा होता है क्या है इसको। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिया को सूचित करता हो या फिर वस्तु या इंसान की होने की स्थिति को बताता हो। देखिए, अगर वस्तु या इंसान की होने की स्थिति को बताता हो, इसको अगर समझिएगा तो हम ये कह सकते हैं द पेन इज न्यू। तो अगर हम वस्तु या इंसान की होने की स्थिति, अगर हम इस वाक्य में बात कर रहे हैं द पेन इज न्यू, कलम क्या है, नया है, तो हम कलम के बारे में बात क्या कर रहे हैं, ये नया है। तो यहाँ पर हमारा ये इज भी क्या आ रहा है, ये भी हमारा एक वर्ब हुआ। आगे हम बात बोल सकते हैं राधा वाज हैप्पी, राधा खुश थी। तो अगर हम बात करते हैं वाज का, तो वाज भी हमारा क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। तो वर्ब बेसिकली हम बोल सकते हैं द वर्ब इज ए वर्ड दैट कन्वेज एन एक्शन। या तो हमारा वो क्या करे, एक्शन को कन्वे करेगा, और या तो इट कन्वेज स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी वस्तु या स्थान की, वस्तु या व्यक्ति क्या करेगा, स्थिति को बताएगा। ये हमारा हो गया वर्ब। अगर हम लास्ट का बात करें, लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पहले ही बता दिए थे कि ऑब्जेक्ट का अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। देखिए, ऑब्जेक्ट द RECEIV, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। इसका हिंदी समझिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कहीं न कहीं किसी वस्तु पर काम होता है। जैसे हम बोलते हैं मेरी माँ खाना पकाती है, तो काम किससे हो रहा है, खाना पे। हम लोग घर पेंट करते हैं, या फिर हम बोले कि मेरे सर हमें पढ़ाते हैं। फिर जितना भी हम बोल रहे हैं माई टीचर टीचेस मी, ये जो हमारा मी आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा हो रहा ऑब्जेक्ट। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी भी वर्ब को रिसीव करने वाला होता कौन है, ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो अगर हम डेफिनेशन का बात करेंगे बेसिकली, तो डेफिनेशन हम 5 बताए हैं। एक तो हमारा वर्ड, इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई हमारा हो गया अल्फाबेट। थोड़ा सा ऊपर जाए तो हम बोलते हैं वर्ड, उससे ऊपर जाए तो हम बोल सकते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का आपका 3 भाग होता है, एक को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, एक को हम लोग बोलते हैं वर्ब, एक को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब द डूअर ऑफ एन एक्शन, वर्ब मतलब द वर्ड which conveys an action, या फिर verb is a word that conveys a state of being। और थर्ड बताए हैं ऑब्जेक्ट, यानी रिसीवर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हम आज बेसिक क्लास में इतना ही बताए हैं। आप सभी लोगों को जो पॉइंट्स उचित लगे, अच्छा लगे, उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिएगा क्या सही क्या गलत लगा। मैं आज के लिए इतना ही बोलता हूँ, और मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको क्या सही लगा क्या गलत लगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।